यहाँ मेरे बहुत से देशवासी ये प्रश्न उठा सकते हैं कि महिलाएं भी क्रांतिकारी हो सकती हैं। वे पूछ सकते हैं कि आखिर महिलाएं ऐसा काम कैसे करेंगी जहाँ किसी व्यक्ति को मारने की नौबत आ जाए। मुझे दुख होता है जब भारत के स्वाधीनता संग्राम में आदमी और औरत के बीच फ़र्क किया जाता है। आज जब देश के स्वाधीनता संग्राम में हमारे देश के भाई हिस्सा ले सकते हैं तो महिलाएं हिस्सा क्यों नहीं ले सकती, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्यों नहीं लेना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय और आप देख रहे हैं द फैक्ट फैक्ट्री की ख़ास पेशकश शख्सियत। इस नोट को लिखने वाली महिला की उम्र मात्र 21 बरस थी जब उसने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। नाम प्रीतिलता वाडेदार, बंगाल की पहली महिला शहीद। प्रीतिलता वाडेदार एक होनहार विद्यार्थी जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 5 मई 1911 के रोज़ जगबंधु वाडेदार और प्रतिभा देवी के घर चटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में है, में एक पुत्री का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रीतिलता वाडेदार। पिता नगर पालिका में एक क्लर्क के पद पर काम करते थे। कमाई ज़्यादा नहीं थी, परिवार का गुज़र भी बड़ी मुश्किल से चल पाता, मगर इस सब के बावजूद पिता जगबंधु वाडेदार ने प्रीतिलता की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं रखी। वे अक्सर प्रीतिलता से कहते कि उनकी उम्मीदें प्रीतिलता से जुड़ी हुई हैं। प्रीतिलता भी अपने पिता को निराश नहीं करती। बचपन से ही विलक्षण बुद्धि का प्रदर्शन कर उन्होंने ये बता दिया कि वे एक मेधावी छात्रा हैं। चटगांव के ही खस्तागीर बालिका विद्यालय से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। साल 1927 में मैट्रिक और 1929 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद कोलकाता के बैथ्यून कॉलेज से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किया। विषय चुना दर्शन शास्त्र। ग्रेजुएशन के दौरान प्रीतिलता के पिता की नौकरी जा चुकी थी और सारी जिम्मेदारियां प्रीतिलता के कंधों पर आ गईं। इसके बावजूद प्रीतिलता वाडेदार ने अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। वे पढ़ती रहीं। हालांकि बाद में अंग्रेज़ सरकार ने उनकी ये डिग्री रोक दी। प्रीतिलता जिस वक्त ईडन स्कूल में पढ़ा करती थीं, उस वक्त बंगाल में अहिंसा के विचार कमज़ोर पड़ने लग गए थे। बंगाल के युवाओं ने शस्त्र उठाने शुरू कर दिए थे। वे अहिंसा के विचारों से अब उतने ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। प्रीतिलता के साथ ही ईडन स्कूल में उनकी पुरानी मित्र कल्पना दत्त भी पढ़तीं। कल्पना लिखती हैं कि प्रीतिलता मुझसे उम्र में 2 साल बड़ी थीं, कक्षा में 1 साल आगे थीं। हम दोनों साथ खेला करते। विद्यालय में नियम था कि कक्षा 5वीं तक आने पर ना तो विद्यालय से किताबें मिलेंगी और ना ही बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खेलने की अनुमति। कक्षा 5वीं में आने के बाद जब इन्हें बैडमिंटन कोर्ट में खेलने की अनुमति मिल गई, उसके बाद भी ये खेल नहीं पाती क्योंकि इन्हें बड़ी लड़कियों को बैडमिंटन कोर्ट सौंपना पड़ता। इसलिए ये रिसेस के दौरान तपती धूप में बैडमिंटन खेला करती और यही वो मौका था जब कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेदार की दोस्ती और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। जब प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्त बड़ी कक्षाओं में पहुंची तो उन्होंने स्कूल में ही गर्ल्स गाइड्स ज्वाइन कर लिया। वे एक दूसरे को बताती कि उन्हें अंग्रेज़ी तौर तरीक़ों को समझना होगा, इससे उन्हें इनके इरादे और मजबूत करने में आसानी होगी। वे चाहती थीं कि गर्ल्स गाइड्स की शपथ, जो कि टू बी लॉयल टू द गॉड एंड द किंग है, को बदल कर टू बी लॉयल टू द गॉड एंड द कंट्री कर दिया जाए, यानी कि ईश्वर और राजा के प्रति निष्ठावान होने से बेहतर है कि ईश्वर और राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हुआ जाए। इंटरमीडिएट के बाद प्रीतिलता और कल्पना दत्त दोनों अलग अलग कॉलेजेस में चली गईं। प्रीतिलता कोलकाता के बैथ्यून कॉलेज चली गईं। बैथ्यून कॉलेज में उन्होंने दीपाली संघ ज्वाइन कर लिया। यहाँ दीपाली संघ के बारे में जान लेना बेहद ज़रूरी है। लीला नाग उस वक्त बंगाल में एक उभरती हुई युवा क्रांतिकारी नेता हुआ करती थीं, जो कि बेहद लोकप्रिय थीं। ध्यान रहे कि यह वो दौर था जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सशस्त्र विद्रोह में लड़कियां मुख्य धारा में न के बराबर हुआ करती थी। उस वक्त में लीला नाग ने साल 1923 में निखिल बंग नारी वोटाधिकार समिति की सहायक सचिव के रूप में काम किया। साल 1930 बंगाल के युवाओं के लिए बहुत बड़ा साल साबित हुआ। अप्रैल 1930 में ही चटगांव रेड हुई, जिसे चटगांव शस्त्रागार लूट के नाम से भी जाना जाता है। लूट के नेता रहे मास्टर सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है। मास्टर सूर्यसेन ने IRA की स्थापना की थी।
IRA यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। यहाँ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के बारे में भी जान लेना बेहद ज़रूरी है। साल 1929 में मास्टर सूर्यसेन, रामकृष्ण बिस्वास और उनके साथियों ने आयरिश क्रांति की तर्ज पर एक डेथ प्रोग्राम अपनाया। उन्होंने IRA का नाम इंडियन रिपब्लिकन आर्मी भी आयरिश क्रांति से प्रभावित होकर रखा था। आयरिश क्रांति में आर्मी का नाम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी हुआ करता था। आयरिश क्रांति के दौरान साल 1916 में हुए ईस्टर राइजिंग की तर्ज पर ही IRA के सदस्यों ने डेथ प्रोग्राम को अपनाया था। वे ईस्टर राइजिंग की तरह ही कुछ बड़ा करना चाहते थे। उनका मानना था कि यदि युवा ब्रिटिशर्स के साथ सशस्त्र युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं तो इससे देश में एक जोश पैदा होगा और जड़ से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका जाएगा। IRA यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का यह डेथ प्रोग्राम शहीद क्रांतिकारी जतिन दास की शहादत के कुछ दिनों बाद ही अपनाया गया था, जब शहीद क्रांतिकारी जतिन दास लाहौर की जेल में हुई भूख हड़ताल के 63वें दिन वीरगति को प्राप्त हुए। IRA ने अपने डेथ प्रोग्राम के लिए एक नारा भी दिया। वो नारा था करो और मरो। ध्यान रहे, नारा करो और मरो का है, करो या मरो का नहीं। चटगांव शस्त्रागार लूट के बाद बंगाल के युवा जोश से भरे हुए थे। वे अंग्रेज़ी हुकूमत का खात्मा कर देना चाहते थे। इस वक्त तक भारतीय क्रांतिकारी विद्रोह में किसी भी महिला की उपस्थिति नहीं हुई थी, यानी डायरेक्ट एक्शन में कोई भी महिला नहीं आया करती थी। चटगांव शस्त्रागार लूट के वक्त प्रीतिलता वाडेदार स्कूल में ही थी और अपने कज़न पूर्णेंदु दस्तीदार के संपर्क में थी, जो IRA के एक प्रमुख सदस्य हुआ करते थे। वे IRA से संबंधित साहित्य प्रीतिलता वाडेदार को छुपाने के लिए देते। प्रीतिलता उन्हें पढ़ती तो उनका भी डायरेक्ट एक्शन में जाने का मन करता। वे मन से चाहती थीं कि वे भी IRA की सदस्य बने, मगर उस वक्त तक यह संभव नहीं था। महिलाओं को क्रांतिकारी दल में शामिल किए जाने के विरोध के बारे में मास्टर सूर्यसेन ने भी लिखा है। वे कहते हैं कि IRA यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों को भी महिलाओं के शामिल किए जाने से आपत्ति थी। अगर उन्हें पता चलता कि दल में किसी महिला को शामिल किया जा रहा है तो वे दल को छोड़कर जा सकते थे। मास्टर सूर्यसेन शादीशुदा थे, उसके बाद भी वे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहा करते थे। कल्पना दत्त ने भी अपनी किताब में इस बात की पुष्टि की है कि महिलाओं को सशस्त्र क्रांति विद्रोह में नहीं लिया जाता था। चटगांव शस्त्रागार लूट के बाद जाहिर था कि अंग्रेज़ों की प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया हुई भी। बहुत से युवाओं को पकड़ा जाने लगा। दल कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ने लगा। ऐसे में दल को महसूस हुआ कि हथियार इधर से उधर ले जाए जाने के लिए महिलाओं से अच्छा विकल्प कुछ नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि साल 1920 के आखिर तक में कई महिला संगठन उभरकर सामने आने लगे थे, जैसे ढाका का दीपाली संघ, कोलकाता का छात्री संघ और बारीसाल का शक्ति संघ। प्रीतिलता वाडेदार जिस वक्त दीपाली संघ से जुड़ रही थी, उस वक्त उन्होंने अपने भाई पूर्णेंदु दस्तीदार को इसके बारे में बताया भी था। ये बात जानकर पूर्णेंदु दस्तीदार बेहद खुश भी हुए थे और उन्हें उसी वक्त प्रीतिलता वाडेदार के इरादे मालूम चल गए थे। बाद में जब दल को महिलाओं की ज़रूरत महसूस होने लगी, तब पूर्णेंदु दस्तीदार ने पहली बार मास्टर दा यानी मास्टर सूर्यसेन को अपनी बहन प्रीतिलता वाडेदार के बारे में बताया। साल 1931 में कल्पना दत्त और साल 1932 में प्रीतिलता वाडेदार की मुलाकात मास्टर दा यानी मास्टर सूर्यसेन से हुई। वे दोनों ही मास्टर सूर्यसेन से रात के अंधेरे में मिली। वे कई मीलों तक पैदल चले और चटगांव के एक छिपे हुए ठिकाने तक पहुँचे। ये एक प्रकार का लिटमस टेस्ट था जिसमें उन दोनों महिलाओं की क्षमता को चेक किया गया था। 12 जून 1932 को चटगांव के गांव धाला धाट में मास्टर सूर्यसेन से प्रीतिलता वाडेदार की पहली बार मुलाकात हुई। मुलाकात के वक्त मास्टर सूर्यसेन के साथ निर्मल सेन और अपूर्व सेन भी साथ थे। प्रीतिलता वाडेदार और मास्टर सूर्यसेन की मुलाकात के ठीक एक दिन बाद यानी 13 जून 1932 को रात के खाने के बाद अचानक ही इन तीनों को पुलिस ने घेर लिया। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी में पुलिस का कप्तान मारा गया। पुलिस के कप्तान के अलावा दल की तरफ से निर्मल सेन भी शहीद हो गए। गोलीबारी की आवाज़ सुनने के साथ ही मास्टर सूर्यसेन, अपूर्व सेन
और प्रीतिलता वाडेदार के साथ जंगल की ओर भागने लगे। भागते हुए अपूर्व सेन को भी गोली लग गई और उनकी भी शहादत हो गई। किसी तरह बचते बचाते प्रीतिलता वाडेदार और मास्टर सूर्यसेन एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गए, लेकिन वे दल के 2 सदस्यों को खो चुके थे। यह प्रीतिलता वाडेदार का सशस्त्र विद्रोह से पहला सामना था। प्रीतिलता वाडेदार निर्मल सेन की शहादत से बेहद व्यथित थीं। वे लिखती हैं कि निर्मलदा करुण पुकार कर रहे थे, वे रानी रानी पुकार रहे थे। रानी प्रीतिलता वाडेदार का दल में प्यार से बुलाया जाने वाला नाम था। उन्होंने आगे लिखा कि वे बार बार रानी रानी पुकार रहे थे। ईश्वर ने मुझे उन्हें देखने तक का मौका नहीं दिया। यह सफलता मुझे खाए जाती है। जाने वो क्या कहना चाहते थे जो मैं सुन नहीं सकी। इसके बाद प्रीतिलता वाडेदार का जीवन पहले जैसा आसान नहीं रहा। वे मास्टर सूर्यसेन के साथ जंगलों जंगलों घूमती, अलग अलग ठिकानों पर क़याम करती, ठहरती। यहीं पर उनके क्रांतिकारी बनने की शुरुआत हुई। दल के सभी लोग उनसे बेहद प्रभावित होने लगे। यहाँ तक कि मास्टर सूर्यसेन भी प्रीतिलता वाडेदार की निष्ठा और उनके जज्बे को देखकर प्रभावित हो चुके थे। इस दौरान वे अपर्णाचरण स्कूल की हेडमिस्ट्रेस भी रहीं, लेकिन जीवन छिपते छिपाते ही कट रहा था। साल 1932 में इस वक्त तक 3 लड़कियां, जिनमें से 2 स्कूली छात्राएं सुनीति चौधरी और शांति घोष और एक कॉलेज छात्रा बीना दास ने ब्रिटिश उच्चाधिकारियों की हत्या कर पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मगर अब भी कुछ बड़ा होना बाकी था। चटगांव के पहाड़तली इलाके का एक यूरोपियन क्लब, जहां कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश निषेध हुआ करता था, मास्टर सूर्यसेन की नज़र में बेहद पहले से था। इस क्लब पर एक बार आक्रमण पहले ही फेल हो चुका था। मास्टर दा ने एक बार फिर से इस क्लब पर आक्रमण का प्लान बनाया। इस बार टीम में कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेदार को भी शामिल कर लिया, यानी ये दोनों लड़कियां अब डायरेक्ट एक्शन में हिस्सा लेने जा रही थी। कई दिनों तक कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेदार समंदर के किनारे इस हमले की प्रैक्टिस करने जाती, मगर अफसोस कि हमले के 8 रोज़ पहले कल्पना दत्त अपने घर जाते हुए एक पुरुष के भेष में पकड़ी गईं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यही वो मौका था जब प्रीतिलता वाडेदार को दल का लीडर बना दिया गया। मास्टर सूर्यसेन ने कहा कि क्लब पर हमले की अगुवाई प्रीतिलता वाडेदार के हाथों में होगी। टीम के बाकी 7 सदस्यों ने भी प्रीतिलता वाडेदार को सहर्ष अपना लीडर स्वीकार कर लिया। उन्हें विश्वास था कि प्रीतिलता वाडेदार इस हमले की अगुवाई करेंगी तो वे निश्चित ही सफल हो जाएंगे। हिंदुस्तान की क्रांति में उस वक्त तक किसी भी महिला ने पुरुषों के दल की अगुवाई नहीं की थी। प्रीतिलता वाडेदार वो पहली महिला थी जो ऐसा करने जा रही थी। शायद इसीलिए मास्टर सूर्यसेन ने भी लिखा कि बंगाल के युवा बालेश्वर से लेकर कालारपोल तक जोश से भरे हुए हैं, मगर सच ये है कि अब मातृशक्ति भी पीछे नहीं है। बंगाल की लड़कियां शक्ति का स्वरूप अपना चुकी हैं। ब्रिटिशर्स को मालूम होना चाहिए कि वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। आज़ादी की लड़ाई में पुरुषों से कंधों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। प्रीतिलता शुरुआत से ही देश के लिए अपनी जान देना चाहती थीं। मास्टर दा ने टीम का नेतृत्व उनके हाथों में सौंपकर उनका काम और भी ज़्यादा आसान कर दिया था। 24 सितंबर 1932 शनिवार का दिन था। पहाड़तली रेलवे ऑफिसर्स क्लब में रोज़ की तरह ही यूरोपियन अफसर्स रात के वक्त शराब पीने और खाना खाने के लिए क्लब में अपनी पत्नियों के साथ दाखिल हो रहे थे। रात के 9 बजे थे कि अचानक ही संगीत और ठहाकों की आवाज़ आनी बंद हो गई। आवाज़ आई तो सिर्फ धमाकों की, आवाज़ आई तो सिर्फ बंदूकों के चलने की और लोगों के चीत्कार करने की। ब्रिटिश अफसरों ने देखा कि क्लब पर एक सरदार पुरुष के नेतृत्व में तकरीबन 8 लोगों ने हमला किया है। 15 मिनट में क्लब में सब कुछ ख़त्म हो गया। संगीत, ठहाके, लोगों की आवाज़ें, सब कुछ। हमले के तुरंत बाद ब्रिटिश अफसरों की तरफ से क्रॉस फायरिंग शुरू हुई। सरदार पुरुष को गोलियां लगी। वे गंभीर रूप से घायल हो गया, ज़मीन पर लेट गया। वे अपने आप को अंग्रेज़ अधिकारियों के हाथ में नहीं आने देना चाहता था, इसलिए अपने जेब में रखी साइनाइड की गोली चाटकर उसने खुदकुशी कर ली। अंग्रेज़ अफसर जब उस लाश तक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वे सरदार पुरुष कोई पुरुष नहीं
बल्कि प्रीतिलता वाडेदार थीं, जो उस वक्त सरदार के भेष में आई हुई थीं। वे 100 गज दूर जाकर के वीरगति को प्राप्त हुईं। अपनी इस शहादत के साथ ही प्रीतिलता वाडेदार बंगाल की पहली महिला शहीद हो गईं। वे संदेश देने आई थीं। उन्होंने तमाम महिलाओं को संदेश दे दिया। प्रीतिलता स्वभाव से बेहद नर्म थीं। कल्पना दत्त उनके बारे में लिखती हैं कि दुर्गा पूजा के दौरान एक बार किसी बकरे की बलि दिए जाने पर उन्होंने खासा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि एक बेज़ुबान को मारने से क्या फ़ायदा, यदि बलि देनी ही है तो हमें अपनी बलि देनी चाहिए भारत माँ के चरणों में, ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके। कॉलेज की छत पर बांसुरी बजाने वाली इंट्रोवर्ट सी एक लड़की अचानक से इतनी बहादुर हो जाएगी, किसे पता था। जब उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि वे अपनी एक औलाद राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दें, तब किसे पता था कि ये प्रीतिलता वाडेदार एक दिन सच में देश के लिए शहीद हो जाएंगी। प्रीतिलता वाडेदार अपने क्रांतिकारी दल में भी बेहद प्रमुख थीं। जब रामकृष्ण बिस्वास जेल में थे तब वे 40 बार रामकृष्ण बिस्वास की बहन अमृता के रूप में उनसे मिली थी। इसके अलावा कल्पना दत्त लिखती हैं कि वो एक बार दल में पैसे की कमी हो जाने पर 50 रुपये उन्होंने अपने घर से निकाल लिए, वो भी उस वक्त जब उनका घर आर्थिक तंगी की हालत में था। आज के दौर में फेमिनिज़म की झंडा बरदारों को शायद प्रीतिलता वाडेदार के बारे में मालूमात भी ना हो। प्रीतिलता वाडेदार फेमिनिज़म का जीता जागता स्वरूप हैं। उनकी ये बात मास्टर सूर्यसेन से पहली मुलाकात में कही गई एक बात से सिद्ध होती है, जब उन्होंने मास्टर सूर्यसेन से कहा कि वे उन महिला संगठनों के कामों में नहीं उलझना चाहती जो डायरेक्ट एक्शन से बचते हैं, बल्कि वे तो अपने भाइयों की तरह ही डायरेक्ट एक्शंस में हिस्सा लेकर देश के लिए कुछ करना चाहती थी। वे खतरे मोल लेना चाहती थी, उन्होंने खतरे मोल लिए। वे अपने आप को साबित करना चाहती थी, उन्होंने खुद को साबित किया। ब्रिटिशर्स ने उनकी जिस डिग्री को रोका था, 22 मार्च 2012 को कोलकाता यूनिवर्सिटी ने अपने दीक्षांत समारोह में वो डिग्री उन्हें दे दी। मगर अफसोस कि उस डिग्री को लेने के लिए प्रीतिलता वाडेदार वहाँ मौजूद नहीं थी। कल्पना दत्त लिखती हैं कि चटगांव के लोग प्रीतिलता वाडेदार की शहादत के बाद भी उन्हें नहीं भूले हैं। वे उनके पिता की ओर इशारा कर किसी अजनबी को बताते हैं कि ये प्रीतिलता वाडेदार के पिता हैं, वही प्रीतिलता वाडेदार जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज के शख्सियत के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। ऐसी ही अन्य तथ्यपरक जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द फैक्ट फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें। साथ ही पास ही लगे बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे, क्योंकि फेक न्यूज़ के इस दौर में हम ही हैं जो आप तक सच्ची खबरें लेकर आते हैं।